वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन सीक्वेंस एंड सीरीज। पिछली बार हमने सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला देखा था। तो अगर किसी इन्फिनिट जीपी का फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर, जिसमें कि कॉमन रेशियो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि -1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, उस केस में ये जो सम लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, ये एक मीनिंगफुल सम है, माने कि ये एक रियल नंबर है जिसकी की वैल्यू है a/1 - r। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। सो आज के लेक्चर में हम इलस्ट्रेशंस लेंगे सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी पर आधारित। ये सबसे पहला तो हमें दिया हुआ है कि कोई इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म इज़ 1, और ये भी दिया है कि ईच टर्म यानी हर टर्म इज़ द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म्स, माने कि कोई भी टर्म ले लें, लेट्स से nth टर्म, तो हम कह रहे हैं nth टर्म इज़ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट कम आफ्टर इट, यानी कि ये सम। तो ये चीज़ दी हुई है और हमसे फोर्थ टर्म पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगेन सारी ही इलस्ट्रेशंस के लिए ये बात सही है कि पॉज करें और ट्राई करें खुद से हल करने का। ओके, सो सोल्यूशन। तो सबसे पहला टर्म तो 1 है, मैं बस वो जीपी लिखना चाहता हूँ। अगर कॉमन रेशियो आर है तो जीपी तो ये हो गई 1r r² r³ सो ऑन। और हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि हर टर्म ही जो है वो उसके बाद आने वाले टर्म्स का सम है। तो इन पर्टिकुलर जो पहला टर्म है वो इन सारी चीज़ों का सम है। तो हमें ये भी दिया हुआ है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू r प्लस r² प्लस r³ एंड सो ऑन। और यहाँ से r की वैल्यू आ जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये एक रियल नंबर बन रहा है, ये 1 है, तो अपने आप ही r 0 और 1 के बीच में हो गया। वो भले ही लिखा हो चाहे ना लिखा हो प्रश्न में, तो वो है। और यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार r की वैल्यू मिल जाएगी तो हम फोर्थ टर्म बता देंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है। ओके, सो व्हाट इज दिस इक्वेशन टेलिंग अस? दिस इज सेइंग 1 इज इक्वल टू r/1 - r, राइट। ये एक इनफाइनाइट जीपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म इज r, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो r, सो दिस होल थिंग इज r/1 - r। ठीक है, सो इससे हमें क्या मिला? r इज इक्वल टू हाफ। r हाफ है तो फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म इज नॉट r टू द पावर 4, फोर्थ टर्म इज r टू द पावर 3। फोर्थ टर्म is r to the power 3 which is 1/8। तो ये आंसर, एकदम ही सरल सवाल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन हमें दिया हुआ है कि कोई इनफाइनाइट जीपी है जिसका कि सम 3 है, और ये भी दिया है कि जो इनफाइनाइट जीपी है उसका हर टर्म ही पॉजिटिव नंबर है। इनफाइनाइट जीपी विद पॉजिटिव टर्म्स का मतलब हर टर्म इस जीपी का पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें तुरंत पहले ही पता चला, सवाल अभी सॉल्व करना नहीं शुरू किया, पर यहाँ से पता चला कि जो फर्स्ट टर्म है अगर उसे ए बोलें तो वो भी पॉजिटिव, और कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव, राइट। अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव होता तो जो टर्म्स हैं वो ऑल्टरनेटिवली प्लस और माइनस साइन के साथ आते, पर अगर सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो ए भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव। ओके, तो इस इनफाइनाइट जीपी के सारे टर्म्स का सम इज 3, और अगर इसके टर्म्स को क्यूब कर दिया जाए और फिर जोड़ा जाए तो बोला गया है सम कम्स आउट टू बी 27/19। कॉमन रेशियो पूछा गया है। ठीक है, एज यूजुअल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। आई थिंक ये किसी मेंस का PYQ है, डजेंट मैटर। तो एज यूजुअल जो भी क्वेश्चन में लिखा है हम उसको पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो नोटेशन हमारी ये है कि फर्स्ट टर्म इज़ ए, कॉमन रेशियो इज़ आर, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस जीपी इज़ 3, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a + ar + ar² एंड सो ऑन। ये हमें दिया हुआ है 3, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि उसके क्यूब उसी जीपी के टर्म्स को क्यूब करके जोड़ा जाए तो 27/19 मिलता है, तो वो इन्फॉर्मेशन ये है।
और एक चीज़ और मैं पहले ही लिख लेता हूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी का सम हो पा रहा है तो हमें ये भी पता है कि r 1 से बड़ा नहीं है। तो ये चीज़ प्रश्न में लिखी नहीं है पर है ये बात सही, ठीक है। तो अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये हमें क्या बता रही हैं, ये हमें बता रही हैं, पहली इक्वेशन कह रही है बाय द फॉर्मूला ऑफ इन्फिनिट जी पी a/1 माइनस r इज इक्वल टू 3। और दूसरी इक्वेशन, वेल जो ओरिजिनल जीपी के टर्म्स को क्यूब किया तो जो नया सीक्वेंस मिला वो भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म इज़ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द ओरिजिनल एंड कॉमन रेशियो इज़ द क्यूब ऑफ द कॉमन रेशियो ऑफ द ओरिजिनल। तो इसका फर्स्ट टर्म इज़ ए क्यूब, कॉमन रेशियो इज़ आर क्यूब, सो दिस इज़ ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। ये बोलने से पहले एक बात और, क्योंकि r 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है एंड इन पर्टिकुलर देयरफॉर -1 से बड़ा है, क्योंकि r इस रेंज में है, r क्यूब भी इसी रेंज में है और इसलिए ये वाली जीपी का भी सम वैध है, कोई बात नहीं। तो दिस इज इक्वल टू 27/19। तो अब क्या है कि ये दो इक्वेशंस बनी, इसमें दो अननोन्स हैं, हमें बताना r है। तो जो सबसे नेचुरल तरीका है वो ये है कि यहाँ से a की वैल्यू r के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें, तो मिलेगा a इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस r, और ये चीज़ यहाँ पे a की जगह पर सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें r के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली वो एक क्यूबिक है और क्यूबिक को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, फार्मूला याद नहीं रहता। क्यूबिक की भी रूट्स का फार्मूला होता है पर वो याद नहीं रहता और वो कम्बरसम भी होता है। तो समहाउ अब यहाँ से हम बस जुगाड़ लगा करके क्यूबिक से बचेंगे और कुछ नहीं। सो जो आगे की बात है वो एक जुगाड़ है जिसको मैं समझा नहीं सकता क्यूबिक से बचने का। अगर क्यूबिक बनाएंगे तो भी हो जाएगा, पर उसमें यह है कि आपको रूट ढूंढने में थोड़ा फैक्टराइजेशन की अपनी जो ताकत है उसको प्रदर्शित करना पड़ेगा, वो ताकत मेरे पास है नहीं, इसलिए बस अब किसी तरह से मैं क्यूबिक से बचना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है वो है a/1 माइनस आर इज़ इक्वल टू 3 और दूसरी लिखी हुई है a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज़ 27/19। और ठीक है, तो मैं इस पहली वाली इक्वेशन को एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, a इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस आर। और अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा विच इज़ अ क्वाड्रेटिक टर्म, अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा r में, क्योंकि 1 माइनस आर क्यूब क्या हो गया, 1 माइनस आर क्यूब इज़ 1 माइनस आर टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर। जनरल एक ये अलजेब्राइक फार्मूला मैं लिखूँगा सब कुछ। तो इससे हमें मिला कि a स्क्वायर अगर इसको डिवाइड करें राइट हैंड साइड, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें, कहने का मतलब LHS को LHS से और RHS को RHS से, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 27/19 टाइम्स 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1 माइनस आर, ये चीज़ मिलेगी। पर ये 3 को मैंने यहाँ से कैंसिल करके 9 लिख दिया। पर अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो रेशियो है ये इतना बुरा नहीं है। दिस रेशियो इज़ बाय यूजिंग द फैक्ट दैट, छोटा सा यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ, जनरल बात है ये, बार बार यूज़ होती है ये चीज़, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बोलते हैं इसको। पर कुछ भी नहीं, अगर आप जीपी से भी सोचें तो भी आ जाएगा, ये एक जीपी लिखी हुई है वहाँ से भी आ जाएगा कि ये फार्मूला ट्रू है, वट एवर। सो दिस इज इक्वल टू 9/19 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ यहाँ a स्क्वायर लिखा है, अब मैं a की जगह पर अगर ये लिखूँगा तो लेफ्ट साइड भी मुझे केवल क्वाड्रेटिक टर्म्स दिख रहे हैं r में और राइट साइड भी, और वो क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर सकता हूँ। सो दिस गिव्स अस 3 टाइम्स 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/19, राइट। और अब बेसिक अलजेब्रा, 9 और 9 को कैंसिल कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई, और इससे मिला कि 18 आर स्क्वायर
माइनस 39r प्लस 18 इज़ 0। 3 का फैक्टर यहाँ कॉमन है, मैं यहीं पर कर देता हूँ। सो दिस इज 6, दिस इज 13 एंड दिस इज 6। एंड नाउ इसको किसी तरह से फैक्टराइज करना है तो वो ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं मान के चल रहा हूँ हमें पता है। नहीं पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का फॉर्मूला यूज़ कर लें, पर इस तरीके से फैक्टराइज हो जा रहा है। तो ये आ जाएगा 3r माइनस 2 टाइम्स 2r माइनस 3। वॉटेवर, मैं बस ये कह रहा हूँ एक बार ये क्वाड्रेटिक बन गई, अब कैसे भी करके उसे सॉल्व कर लें तो ये चीज़ आ गई। यानी इसके दो रूट्स हैं। एक पॉसिबिलिटी आई हमारे पास कि r है 2/3 और एक पॉसिबिलिटी है कि r इज़ 3/2। पर ये तो संभव नहीं है, r 1 से छोटा था तो केवल इतना ही संभव है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी बहुत सरल सवाल था, सवाल में कुछ भी रोचक नहीं था। जो बातें लिखी थी उन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट किया और इक्वेशन सॉल्विंग भर की बात है जिसमें कुछ भी मैथमेटिकली इंटरेस्टिंग नहीं है, पर अब करना तो पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इस बार हमें दिया है अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और फिर ये पूछा गया है। ऑल राइट, तो अगेन ये सम मेक सेंस तभी जब ये जो रूट्स है सबसे पहले दोनों रियल हों, क्योंकि हमने केवल रियल जीपी पढ़ी है। कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता तो भूल जाइए। मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स रियल हैं, तो वो कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाइए जो मैंने कहा। दोनों रूट्स पहले से ही रियल हैं, और क्योंकि हम इस सम की बात कर रहे हैं ये आवश्यक है, प्रश्न में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अल्फ़ा और बीटा दोनों का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है कि नहीं। अगर किसी का भी मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो यहाँ प्रश्न वैलिड नहीं रह जाएगा। ठीक है, पर क्योंकि पूछा गया है प्रश्न तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जब हम कैलकुलेट करेंगे रूट्स की वैल्यू तो वो दोनों ही इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे कि दोनों के ही एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटे हैं। वो मैं चेक नहीं करूँगा, पर मैं मान के चल रहा हूँ वो बात सही है। ठीक है, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो कुछ भी नहीं है। पहला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या है, बेसिकली ये जो सम लिखा हुआ है ये चीज़ लिखी है, और अब क्या नहीं करना है, इसके रूट्स निकाल करके अल्फ़ा की जगह और बीटा की जगह पे नहीं रखने हैं। वो बहुत ही कॉम्प्यूटेशनली हैवी तरीका है और अच्छा भी नहीं है, इनएलिगेंट है। जब भी रूट से डील करें कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ये यूज़ करने का कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दैट इज़ द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, और जो सम ऑफ रूट्स है दैट इज़ माइनस ऑफ दिस कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म। राइट, तो ये बात मैं मान के चल रहा हूँ, आपको पता है, मैं ठीक से लिख भी दूंगा, पर एक बार मुझे ये सिंप्लीफाई कर लेने दें। सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, लेट्स से ax² प्लस bx प्लस सी, या a नहीं यूज़ करूँ क्या, कर सकता हूँ ax² प्लस bx प्लस सी, और इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस b बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज c बाई ए। राइट, और ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है। अगर नहीं पता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला तो आपको ज़रूर पता होगा, बस वो फॉर्मूला यूज़ कर ले तो आपको ये बात आराम से सिद्ध हो जाएगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ दिस थिंग एंड अल्फ़ा टाइम्स बीटा इज़ दैट थिंग। कुछ भी नहीं है, प्योर कॉम्प्यूटेशन। जनरल थियरी ऑफ इक्वेशंस में इसके जनरलाइज्ड वर्जन्स होते हैं जहाँ पे रूट्स निकाल करके हम बात नहीं कर सकते। वहाँ हम नहीं कह सकते कि रूट्स निकाल लो और जोड़ लो और देख लो, अलग से उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है। पर अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है तो यहाँ पे रूट्स निकाल करके हम ये चीज़ तुरंत देख सकते हैं। तो बस हम ये बात यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 375। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, और अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा इज -2/375।
विच इज़ इक्वल टू 375 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो वी गेट दिस वेरी हॉरिबल कॉम्प्यूटेशन 29 divided by something which I think is 358 right, क्योंकि 60 80 हाँ ठीक है, ये 29/358, सो दैट फॉर्चुनेटली ऑप्शंस में है। ठीक है, ये भी बहुत सरल था। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज आई थिंक द थर्ड इलस्ट्रेशन, राइट। तो इस बार दिया है कि x और y दो नंबर्स हैं जिनके दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम है और दोनों डिस्टिंक्ट हैं। तो हमसे ये सम पूछा गया है क्या है। ऑब्वियसली आंसर x और y के टर्म्स में देना है। ठीक है, एज यूजुअल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। तो एक बार rth टर्म लिखते हैं। rth टर्म इज व्हाट? rth टर्म इज x to the power r plus x to the power r minus 1 times y। r नहीं, rth टर्म नहीं, kth टर्म, बिकॉज r तो कॉमन रेशियो जैसा लगने लगता है। सो दिस इज द kth टर्म, पर ये खुद एक जीपी है। जो kth टर्म है ये एक जीपी है जिसका कि कॉमन रेशियो क्या है? जिसका कॉमन रेशियो है y/x। अब यहाँ पे हमें सचेत रहना चाहिए, अगर x 0 हो गया तब क्या होगा, क्योंकि तब y/x तो बोल ही नहीं सकते। तो एक बार ये जो पूरा प्रूफ है मैं x नॉन ज़ीरो के लिए कर देता हूँ। x = 0 के लिए हमें आंसर ऐसे ही पता है। फॉर x नॉन ज़ीरो, तो सारा डिस्कशन कर रहे हैं। अगर x 0 होता तो हमें पता है ये सम क्या है पहले ही, क्योंकि ये सम है क्या, y + y² + y³ एंड सो ऑन। उस केस में हम आंसर तुरंत दे देंगे। अगर x नॉन ज़ीरो है तब की बात कर लेते हैं। होगा ये कि जो फॉर्मूला हम x नॉन ज़ीरो के लिए निकालेंगे, भले ही उसकी रीजनिंग में हमने कहीं पर यूज़ कर लिया x नॉन ज़ीरो, जो फाइनल आंसर है वो इस अजम्पशन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये खुद एक जीपी लिखी है, विच इज़ इक्वल टू वॉट, जीपी का फॉर्मूला लगाएं अगर, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म टाइम्स द कॉमन रेशियो टू द पावर द नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स हैं k+1 -1 डिवाइडेड बाई y/x -1। सो ये आया x to the power k, इसके बराबर आया, बट दैट इज इक्वल टू नहीं, कुछ और गड़बड़ लिख दिया मैंने। दिस इज y/x -1, सो दिस इज इक्वल टू y to the power k+1 minus x to the power k+1 डिवाइडेड बाई y - x। तो हम बस ये कह रहे हैं जो kth टर्म है वो इसके बराबर है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये इस अजम्पशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। x अगर 0 भी होता तो भी kth टर्म इसी के ही बराबर है, तो ये अब मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, ये जो रीजनिंग है, ये जब मैंने इसको यहाँ पर लिखा तो मैंने ये माना कि y/x एक मीनिंगफुल रियल नंबर है, x एक नॉन ज़ीरो चीज़ है, तब मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। पर कोई बात नहीं, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया फॉर x नॉन ज़ीरो, पर मैं खुद देख पा रहा हूँ कि x 0 भी होता तो भी ये एक्सप्रेशन तो ट्रू है, भले ही उसके बीच की रीजनिंग कहीं पे ग्लिच मार देती है। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, रीजनिंग ग्लिच मार दे तो क्या हुआ। हमने दो केस बना के रीजनिंग कर दी, एक केस है जब x 0 है, एक केस है जब x 0 नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ द kth टर्म, और अब कुछ भी नहीं है, हमें इसको जोड़ना है। सो द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, k स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 1 से, यही तो बताना है। दिस इज इक्वल टू y - x तो कोई कांस्टेंट है। और एक बात और यहाँ बोलनी है, क्योंकि x वॉज नॉट इक्वल टू y ये गिवन था, ये एक लेजिटिमेट चीज़ है क्योंकि डिनोमिनेटर में y - x लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/y - x को बाहर निकाल लिया, और अंदर फिर दो GPs का सम है जो दोनों ही लेजिटिमेट हैं, क्योंकि दोनों के ही y के और x के दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं प्रश्न में, 1 से छोटे हैं। करेक्ट, सो दिस इज इक्वल टू, I think this will be y² / 1 - y, and the other thing will be x² / 1 - x।
राइट, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट जीपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म इज वाई स्क्वेयर, कॉमन रेशियो इज वाई, सो वी गेट दैट, एंड सिमिलरली द अदर टर्म। और अब इससे बेहतर क्या हम कुछ कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके, आई डोंट नो, देख लीजिएगा। ये एक परफेक्टली वैध उत्तर है इस प्रश्न का, अनलेस कि कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, पर कुछ भी नहीं, यहाँ तक आगे बस अब इन्फिनिट जीपीस का सम करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट, सो आई थिंक नाउ दिस इज द फिफ्थ इलस्ट्रेशन। तो a इज दिस स्टूपिड नंबर एंड b इज दैट स्टूपिड नंबर, और a बाई b बताना है। राइट, एज यूजुअल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। और अभी तो ये क्लियर ही नहीं है इसमें कि ये किस चीज़ का सम लिखा हुआ है, ये कोई जीपी तो है नहीं, कुछ अजीब सी चीज़ है, तो थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये सीरीज़, ये इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं वो क्या हैं। तो एक बार लिस्ट आउट करते हैं इसके टर्म्स को। सो कैपिटल ए इज व्हाट, n इक्वल्स 1 के लिए हमें क्या मिलेगा, 2 पावर n मिलेगा डिनोमिनेटर में। n इक्वल्स 2 के लिए 4 पावर n, 3 के लिए, सॉरी पावर n क्यों बोल रहा हूँ, 2 पावर 1, इसके लिए 4 पावर 2, फिर 2 पावर 3, फिर 4 पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। राइट, ये है ए। पर इसमें क्या होगा अब कि ये जो ऑल्टरनेट टर्म्स अगर लेते जाएं तो ये एक जीपी का सम है, और ये वाले जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं ये भी एक जीपी का सम है। तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज समेशन के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 डी, या चलो ठीक है, इतना स्मार्ट नहीं बनता हूँ। दिस इज 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। राइट, ये ए है, पर ये एक इनफाइनाइट जीपी का सम है, ये एक इनफाइनाइट जीपी का सम है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमें मिलेगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस द कॉमन रेशियो। व्हाट इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज 1/2 स्क्वायर, और दूसरी तरफ फर्स्ट टर्म by 1 minus the common ratio is 1/4 square, which is equal to 2/3 plus 1/15, I think, चेक कर लेता हूँ, या which is equal to 11/15। सो ये a की वैल्यू हमें मिल गई। सिमिलर खेल b के साथ खेलना है, तो b इज इक्वल टू समथिंग, वो मैं नहीं करने जा रहा। सेम ही यहाँ पे आप इसके टर्म्स को लिखते जाएंगे, आपको दिख जाएगा वो 2 जीपीस का सम है, 2 नहीं तो 4 का होगा, पर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक बैठा हुआ है, कर लीजिएगा, इसमें कुछ और मैं नहीं समझता बताने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये अब आखिरी इलस्ट्रेशन, तो इसमें पूछा गया है, आई थिंक दिस इज द 6th वन, वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द सेकेंड टर्म उस इन्फिनिट जीपीज़, वो सारी इन्फिनिट जीपीज़ ले लें जिनका सम आ जाता है 4, तो उनमें जो जो सेकेंड टर्म्स की वैल्यूज़ मिलेंगी वो कौन कौन सी होंगी। राइट, दुनिया में ऐसी जितनी भी इन्फिनिट जीपीज़ हैं जिनको सम करने पर 4 मिलता हो, वो सब कलेक्ट करें और उनका फिर सेकेंड टर्म देखें। तो वो जो सेकेंड टर्म्स, जितने पॉसिबल सेकेंड टर्म्स मिल सकते हैं, उनका जो सेट बनेगा वो डिस्क्राइब करना है, क्या वो ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, और क्या पता इनमें से कोई भी ना हो, गलती सारे ऑप्शन लिखे हुए हों। तो ये हमारा प्रश्न है, तो इस पर ज़रूर ठीक से विचार करें। तो यहाँ पे मैं बहुत प्रॉपरली रीज़न करना चाहता हूँ, धीरे धीरे एकदम आराम से समझेंगे इसको, बहुत पेचीदा कुछ भी नहीं है, पर एक जगह पर आकर के मुझे ऐसा लगता है जो प्रॉपर रीजनिंग है वो नहीं होती है ऐसे प्रश्नों में, किताबों में कुछ कुछ ग्लॉस ओवर हो जाता है, वो मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए आर स्क्वायर बी अ जीपी जिसका कि सम है 4, और ये स्टेटमेंट लिखने में ही मैंने कह दिया कि जो आर है वो इस रेंज में है। ठीक है,
तो हम सेकेंड टर्म को थोड़ा सा कंस्ट्रेंट करेंगे। सेकेंड टर्म जो होगा ऐसी जीपी का हम कहेंगे कि आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन a upon 1 minus r is equal to 4 and then a is equal to 4 times 1 minus r, and therefore the second term is 4 into 1 minus r into r, right? So हमको मिला कि second term is this number where r is in this region। तो एक ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं। एक बार इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह सोचें आर में, और उसका ग्राफ प्लॉट करें। अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ आर के लिए जो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी वो कैसी होंगी। सिंस जो आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से निकल रहा है वो नेगेटिव है, तो इट विल बी अ पैराबोला विद माउथ फेसिंग डाउनवर्ड्स, और जो रूट्स हैं वो 1 और 0 हैं, तो वो ऐसा कुछ पैराबोला मिलेगा। ठीक है, तो वो बना लेते हैं, राइट। और -1 पे, सो बेसिकली व्हाट आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन अंडर दिस कंस्ट्रेंट, एक बार वो देखते हैं। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन विद दिस कंस्ट्रेंट आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट वी सी। दिस इज -1, दिस इज +1। इसके बीच में जो जो वैल्यूज ये ग्राफ हमको दे रहा है, बस वो वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे -1 है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको मिला कुछ नंबर। ये थोड़ा फिगर गड़बड़ बन गया है, मैं फिगर एक बार थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ कि मैं हटा पाऊँ सब कुछ एक पेज में। ठीक है, ये हमारा फिगर है, यहाँ है -1 और उसके करस्पॉन्डिंग हमको कुछ वैल्यू मिल रही है, राइट। व्हाट इज़ दैट वैल्यू? -1 पे ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू -8, सो उसके करस्पॉन्डिंग हमको मिलता है -8। और जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ मिल सकती है वो ये है, और वो हाफ के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, राइट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अकर्स एट r इज इक्वल टू हाफ, तो वो आ जाएगा 1 के बराबर, राइट। तो जो सेकंड टर्म है इस जीपी का, वो इसके बाहर नहीं हो सकता। -8 से लेकर के 1 तक ये जो पूरा इंटरवल है, दिस इंटरवल, इसके बाहर सेकंड टर्म नहीं हो सकता। तो हमें कम से कम इतना पता चला, जो सेकंड टर्म ऑफ एनी सच जीपी lies in, well, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा -8 पे, -8, 1 पे क्लोज्ड होगा। -8 पे ओपन इसलिए होगा क्योंकि r की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, -1 से बड़ी होनी पड़ेगी। -1 पे -8 है, तो इसलिए ओपन इंटरवल यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि -1 हम इंक्लूड नहीं कर सकते। पर हाफ हम इंक्लूड कर सकते हैं इन द डोमेन, मीनिंग r की वैल्यू हम हाफ ले सकते हैं। तो अभी हमने इसको रूल आउट नहीं किया है, ये देयरफॉर यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया। तो हमें इतना पता चला सेकंड टर्म इस रेंज में है। इस रीजनिंग से ये सिद्ध नहीं होता कि हर नंबर ही जो इस रेंज में है वो ऐसी किसी जीपी का सेकंड टर्म होगा जिसका सम है 4। नहीं, ये सारे इम्प्लीकेशंस आर वन वे इम्प्लीकेशंस। हम भले ही ये 2 वे इम्प्लीकेशंस हो भी, मैंने केवल 1 वे लिखा है। तो अभी तक जो मैंने आर्ग्यू किया वो उससे ये सिद्ध नहीं होता कि जितने भी नंबर्स यहाँ पर हैं वो सब ऐसे किसी जीपी के सेकंड टर्म हैं जिनका सम है 4, राइट। और ये बात ऐसे ही सही है क्योंकि r 0 भी नहीं हो सकता। किसी भी जीपी में जो r's हैं, जो कॉमन रेशियो किसी भी जीपी का होता है, वो 0 नहीं हो सकता। तो कम से कम 0 तो सेकंड टर्म हो ही नहीं सकता। तो इसमें से 0 हटाना पड़ेगा, वो हटा ही देता हूँ यहाँ पे। अब इससे हमें हिंट मिलता है कि शायद ये सारे वो नंबर्स हैं, दिस इज़ प्रिसाइसली द सेट ऑफ दोज नंबर्स विच आर सेकेंड टर्म्स ऑफ दोज जीपीज विच एड अप टू 4, जो कि बहुत मुश्किल बात भी नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए सपोज़ मेरे पास कोई ऐसा नंबर है
suppose I have some number, let's say, I don't know, S belongs to this region, और हम शो करना चाहते हैं कि ऐसी एक जीपी है जिसका जो सम है वो 4 है और उसका सेकेंड टर्म इज S। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, चूज R सच दैट, ऐसा R हम चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्राफ से दिख रहा है। अगर S मेरा कोई भी वैल्यू है बिटवीन -8 एंड हाफ, सॉरी -8 एंड 1, अगर S इस वर्टिकल इंटरवल में से कोई सा नंबर चूज़ किया है जहाँ पे 0 मैंने चूज़ नहीं किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक R है इन -1, एंड R कैनॉट बी 0, राइट? क्योंकि S 0 नहीं लिया तो R भी 0 नहीं होगा, क्योंकि R = 0 के लिए जो मुझे करस्पॉन्डिंग नंबर मिलेगा वो 0 मिलेगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में R को 0 रखूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी S मैंने लिया इस वर्टिकल इंटरवल में जिसमें 1 पे क्लोज्ड है ब्रैकेट और -8 पे ओपन है, अगर कोई भी S इसमें से लिया जो कि 0 नहीं है, तो मुझे एक नॉन ज़ीरो R मिलेगा बिटवीन -1 एंड 1, सच दैट उस R के लिए ये एक्सप्रेशन S के बराबर है, राइट? वो इसी ग्राफ से दिख रहा है। तो ऐसा R खोज लें और फिर इसके करस्पॉन्डिंग नाउ डिफाइन A टू बी द फॉलोइंग, let A is equal to 4 times 1 minus R, then this GP A, AR square, so on, sums up to 4. और इस GP का जो सेकेंड टर्म है वो है S, राइट? S हमने यहाँ से आर्बिट्ररी एक एलिमेंट उठाया और शो किया कि ऐसी एक इन्फिनिट GP है जिसका सम 4 है और उसका सेकेंड टर्म हमारा चोजन नंबर है। तो टू रैप इट अप, हमने क्या किया? सबसे पहले हमने शो किया कि अगर कोई इन्फिनिट GP है जिसका सम 4 है तो उसका सेकेंड टर्म इस क्षेत्र में होना पड़ेगा। और हमने कहा अगर इस क्षेत्र में से कुछ भी हम उठाते हैं तो हमें एक ऐसी GP मिल जाएगी जिसका सम 4 है और जिसका सेकेंड टर्म वही नंबर है जो हमने यहाँ से पिक किया था। सो ये प्रिसाइसली उन नंबर्स का सेट है जो सेकेंड टर्म्स हैं उन GPs के जिनका सम 4 है। दो तरफा ये रीजनिंग है, एक कि अगर कोई ऐसी GP उठाई जिसका सम 4 है तो सेकेंड टर्म इसमें है, और दूसरा अगर इसमें कोई भी चीज़ है तो वो ऐसी किसी GP का सेकेंड टर्म है। मुझे बहुत एम्फसाइज़ करना है ये, क्योंकि ज़्यादातर बार क्या होता है कि वो वन वे इम्प्लीकेशन में ही आकर के बस बात को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर जो दो इम्प्लीकेशंस हैं वो इतने करीब हैं एक दूसरे के कि फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे रीजनिंग में ब्रेक हुआ, क्योंकि ज़्यादातर इम्प्लीकेशंस यहाँ पे इनफैक्ट मेरे ख्याल से सारे ही इम्प्लीकेशंस टू वे इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा होगा ये जो मैं कर रहा हूँ, पर कोई पेचीदा सवाल हो तो ये रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो इसकी संवेदनशीलता यहाँ पे हमें जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर। एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।